चलिए, तो आज हम बात करेंगे प्रावैद्युत पदार्थ। ठीक है, क्या होता है परावैद्युत पदार्थ? इसी को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रावैद्युत पदार्थ होता क्या है? देखिए, जो प्रावैद्युत पदार्थ होता है वह एक प्रकार से अचालक होता है। अब आप कहेंगे सर अचालक क्या होता है? तो वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित न हो उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। तो प्रावैद्युत पदार्थ में भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि प्रावैद्युत पदार्थ जो होता है एक प्रकार से अचालक पदार्थ होता है। ऐसे पदार्थों में जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक का मतलब जो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालक में ले जाते हैं, उसको हम आवेश वाहक कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आवेश वाहक हैं। यही आवेश को जब चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो अचालक होते हैं या हम यूं कहें प्रावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उसमें ये आवेश वाहक नहीं होते। नहीं होने के कारण उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो प्रावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है जिसमें आवेश वाहक चालक के अपेक्षा नहीं होते हैं। ठीक है, चालक की अपेक्षा इसमें आवेश वाहक होते ही नहीं है, इसीलिए ये एक प्रकार से अचालक हो जाता है। क्लियर? तो नोट करें प्रावैद्युत पदार्थ। लेकिन प्रावैद्युत पदार्थ एक प्रकार से अचालक होते हैं। एक प्रकार से अचालक होते हैं। इनमें चालक की अपेक्षा आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें चालक की अपेक्षा आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे में अगर कोई प्रावैद्युत पदार्थ आपसे पूछा जाए, कोई एक प्रावैद्युत पदार्थ बताओ, तो जैसे में देखिए प्लास्टिक होगा। ठीक है, प्लास्टिक, रबर, कागज, कांच, ठीक है, मोम आदि। ठीक है, ये सब क्या है? प्रावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और यही सब क्या है? अचालक भी हैं। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे में ये नोट कर ले, प्लास्टिक, रबर, कागज है, ये कागज, कांच, मोम, हो गया? हो गया जी। अब देखिए, चूंकि ये पदार्थ है, ये प्रावैद्युत पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, किससे बने होते हैं? अणु से। किससे बने होते हैं? अणु से। पदार्थ का निर्माण अणु से होता है और अणु का निर्माण परमाणु से होता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ अगर बना होगा तो किससे बना होगा? अणु से। किससे? अणु से बना होगा। अगर कोई कहता अणु किससे बना है, तब क्या बोलेंगे? परमाणु से। समझ में आई बात? तो कोई भी पदार्थ किससे बना है? अणु से। अब अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं पदार्थ के? तो पदार्थ में अणु दो प्रकार का होता है।
एक होता है अध्रुवीय अणु और एक होता है ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पदार्थ के अणु दो प्रकार के होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, अगर ये प्रावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, तो इनमें भी अणु दो प्रकार के होंगे। ठीक, या कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, तो उनके भी अणु दो प्रकार के होंगे। पदार्थ है चाहे वो चालक हो या अचालक हो, ठीक है, अणु होंगे और ये अणु दो प्रकार के होते हैं। अब पहला जो अणु है वो है अध्रुवीय अणु। क्या है? अध्रुवीय अणु। ठीक है, अध्रुवीय अणु। ठीक, ये होता क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? तो अध्रुवीय अणु के लिए आप 2-3 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, अध्रुवीय अणु आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट समझिएगा, अध्रुवीय अणु में पहला पॉइंट ये होता है कि इनमें जो अणु में, अणु बना किससे होता है? धन आवेश और ऋण आवेश को मिलाकर। अणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे, तब एक अणु का निर्माण हुआ होगा। तो अणु में जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र जो होते हैं वो संपाती होते हैं। ठीक है, यह इसमें लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें ध्यान देना है, आकार सममित होता है। क्या होता है? सममित होता है। और तीसरा ध्यान देना है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये 3 चीज आपको ध्यान देना है अध्रुवीय अणु में। अगर प्रश्न आए अध्रुवीय अणु क्या होता है, तो पदार्थ का ऐसा अणु जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, आकार सममित होता है और उनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है या उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणु को हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय अणु कहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस पदार्थ का ऐसा अणु जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, आकार सममित होता है और उनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है या उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, ऐसे अणु को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। अब बात आकर के आपका यहां फंस रही होगी इन शब्दों पर, सर ये क्या है? इसका अर्थ बता दीजिए। सही है ना? फंसा था दिमाग में कि नहीं? कि बस वही से सुन रहे हो? देखो, समपाती का मतलब क्या होता है और सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब समान, एक जैसा, यानी इनके जो धन आवेश और ऋण आवेश होंगे उनके आकार एक जैसा होते हैं, एक जैसा। तो जब आकार उनके एक जैसे होंगे तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना, वो दोनों के द्रव्यमान केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, यानी उनके द्रव्यमान केंद्र के बीच में कोई दूरी नहीं होगी। जैसे 2 एक का सिक्का ले लीजिए, दोनों सिक्कों का आकार एक जैसा होता है। सही है? दोनों सिक्कों के बीचों बीच में एक मार्क लगा लीजिए,
और ठीक एक दूसरे के ऊपर दोनों सिक्कों को रख दीजिए, तो आप देखेंगे दोनों सिक्कों का जो मार्क है वो ठीक एक दूसरे के ऊपर होगा, सही है, और सिक्कों का आकार एक जैसा होगा। ठीक है, तो सिक्कों का आकार एक जैसा होने का मतलब उनका आकार सममित है, समझ में आई बात। और द्रव्यमान केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब द्रव्यमान केंद्र समपाती है, यानी उनके बीच में कोई दूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। ठीक उसी तरह से जैसे ये ठो बकरी है ना, है मान लो ये बकरी है और ऐसे एगो दूसर बकरी बांध दो, यहां पर एगो दूसर बकरी बांध दो, ठीक, हमारे भाषा में समझ लो ये बकरी है, ठीक है। इन दोनों बकरियों का आकार क्या होगा, एक जैसा, तो इसका मतलब आकार सममित है क्योंकि दोनों बकरी हैं। और दोनों अगर सेम आकार में हैं तो दोनों का जो सेंटर होगा, केंद्र, वो ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एकदम संपाती हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी दोनों के सेंटर के बीच में कोई दूरी नहीं होगी। समझ में आया। तो ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं। अब रह गई बात, सर ई दूठ हो तो समझ में आ गया, आकार एक जैसा हो और द्रव्यमान केंद्र के बीच कोनो दूरी ना हो, ये दो चीज समझ में आए। तो सर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य कैसे हो जाता है, तो ये बात के लिए ध्यान रखना, हाई मान लो धन वाला है, हाई मान लो ऋण वाला है। समझ में आ गई बात। जब दोनों के द्रव्यमान केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो उनके केंद्रों के बीच कोई दूरी नहीं होगी, यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कोई दूरी, तो फिर ये द्विध्रुव की तरह काम, तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर दोनों के द्रव्यमान केंद्र संपाती हैं, उनके बीच कोई दूरी नहीं है, तो फिर वो अणु द्विध्रुव की तरह काम नहीं करेगा, और जब द्विध्रुव की तरह काम नहीं करेगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आ गई बात। तो अगर प्रश्न आता है अध्रुवी अणु क्या है, अध्रुवी अणु किसे कहते हैं, या अध्रुवी अणु से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप बताएं कि सर पदार्थ का ऐसा अणु जिसके धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के द्रव्यमान केंद्र संपाती हो, आकार सममित हो और उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो, तो ऐसे अणु को हम अध्रुवी अणु कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे में उदाहरण अगर कोई पूछता है, कोनो एक उदाहरण बता दीजिए, भाई जाहिर सी बात है, दुकानी पे ढेर के जब मिठाई खरीदला तो कहला ना तन चेक करा दा है, तब विश्वास हुई कि सही बात मिठाई की गलत है, सही है ना। तो उसी तरह एग्जाम्पल भी होता है, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका एग्जाम्पल हमको दे दिया जाए तो हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये सही जा रहा अर्थ, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल में अब देखो H2 N2 O2, ठीक है, आदि, ये सब अध्रुवी अणु। कारण समझना, ये H2 जो बना है, H2 वो 2 ठो हाइड्रोजन को मिलाने से बना होगा ना। चूंकि दोनों हाइड्रोजन हैं तो दोनों का आकार एक जैसा होगा। भाई दोनों बकरी हैं तो आकार कैसा होगा, एक जैसा होगा ना। आखि कोनो के आकार हाथी जैसा होगा नहीं ना। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु से बना है, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन का आकार क्या है, एक जैसा है। क्लियर। अब देखो इनको अगर हम ऐसे समझ लें, इस हाइड्रोजन को हम इस तरह बना लें, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये एक H हो गया।
और इसको अगर हम बनाएं, इस वाले को, इस हाइड्रोजन को, तो इसका भी आकार इसी की तरह आपको बनाना है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे, ये हो गया। ठीक, दोनों के आकार एक बराबर हो गए। अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे तो क्या बनेगा? H2 है बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तो है बन जाएगा। अब जब दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे, ऐसे देखिए, तो ये दोनों दिखेगा नहीं, एक कट दिखेगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम क्या है, आकार में बराबर है। तो दोनों के केंद्र क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ठीक ऊपर हो जाएंगे, यानी इन दोनों के केंद्रों के बीच यहां पर कोई दूरी नहीं हो। समझ में आई बात? लेकिन अगर सोचिए, अगर एक हाइड्रोजन होता, एक क्लोरीन होता, ठीक, तब क्या होता? ठीक है, तो क्या दोनों के आकार एक जैसे होते? क्या दोनों के केंद्रों के बीच दूरी बनती? बनती, क्योंकि दोनों दो आकार में हो जाएंगे ना। अब एक ठो हाथी रहे, एक ठो बकरी रहे, तो दोनों के केंद्र मिली है, दोनों का आकार मिलेगा। तो वही चीज हुआ, H और Cl दोनों का अर्थ यही कही हुआ, हाइड्रोजन अलग आकार में है, क्लोरीन अलग आकार में है, और दोनों के सेंटर के बीच कभी भी दूरी हमेशा क्या होगी? बनी रहेगी, वो दूरी जीरो नहीं होगी। लेकिन इसमें दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? सेम परमाणु से बने हैं। देखिए, हाइड्रोजन में दोनों HH है, क्लोरीन N2 में भी देखेंगे तो दोनों NN है, क्लोरीन ऑक्सीजन में देखेंगे दोनों OO है। तो आकार दोनों में क्या होंगे? इस सब में सेम सेम होंगे, तो केंद्र इनके संपाती हो जाएंगे। केंद्र संपाती हो जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो द्विध्रुव आघूर्ण की तरह काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो जैसे में H2, N2, O2 आ जाएंगे। क्लियर? ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संपाती, सममित और आघूर्ण शून्य। जिस अणु में तीनों लागू होता है वह अणु क्या हो जाएगा? अध्रुवीय अणु हो जाएगा। और अक्सर ऐसे ही अणु अध्रुवीय होते हैं जिनमें दोनों क्या हो? सेम हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें नोट करें, लिखें, ऐसा अणु, ठीक है, ऐसा अणु जिनके, ऐसा अणु जिनके धन आवेश और ऋण आवेश, ऐसा अणु जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती हों, द्रव्यमान केंद्र संपाती हों और आकार सममित हो, और आकार सममित हो, तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, शून्य हो, ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं। ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे में ये सब नोट कर लें, H2, N2, O2 सब नोट कर लीजिए। हाँ, क्या चीज? जैसे अध्रुवीय अणु कहलाते हैं,
हो गया क्या चीज? हाँ भाई देखो, हाइड्रोजन जो है ना, ये H2 दो हाइड्रोजन के संयोग से बना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो एक पर आंशिक रूप से पॉजिटिव आ जाएगा और एक पर आंशिक रूप से नेगेटिव हो जाएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो। ठीक है, ये बॉन्ड जो है दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है, तभी दो H मिलकर के H2 बनाए हैं। समझ में आया? तो जब वो ब्रेक होगा तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो अपना वाला ले लेगा। ठीक है, चलिए हो गया जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु है। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, इसे पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ध्रुवीय अणु क्या होता है? ये जो चीज है ना, ये इसमें नहीं हो जाएगा। जैसे संपाती होते हैं तो संपाती नहीं होते हैं, सममित होते हैं तो नहीं होते हैं। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। समझ में आई बात? उल्टा हो गया। यानी ऐसा अणु जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो, आकार सममित न हो तथा उनका द्विध्रुव आघूर्ण हो। ठीक है, हाँ, नहीं तो न हो, न हो बस यूं लिख दियो, न हो। ध्यान रहे, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? होगा। ठीक है, तो ऐसे अणु को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहेंगे। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण काहे आ जाता है इसमें, वो चीज समझ लेते हैं। देख लो इसका उदाहरण, या देखो ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जैसे में जब आप देखेंगे तो जैसे में आप HCl लिख सकते हो, ठीक है, H2O लिख सकते हो, NH3 लिख सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? क्या है? ध्रुवीय अणु है। समझ में आई बात? अब देखो, इसमें दो प्रकार के परमाणु हो गए, एगो H का, हाइड्रोजन का, और एगो क्लोरीन का। यानी दो प्रकार के परमाणु यहां पर जुड़े हुए हैं। अब दोनों प्रकार के जब परमाणु हैं तो दोनों प्रकार के परमाणुओं का आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जब आकार अलग अलग होगा, इसका मतलब आकार सममित समान नहीं होगा। जब समान नहीं होगा तो उनके केंद्रों के बीच दूरी होगी, इसका मतलब केंद्र संपाती नहीं होंगे। तो जब केंद्रों के बीच दूरी आ जाएगी तो किस तरह काम करेगा? द्विध्रुव की तरह करेगा ना। तो जब द्विध्रुव की तरह काम करेगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई अणु इस प्रकार से हो कि उनके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो, ठीक, आकार सममित न हो, परंतु उनका द्विध्रुव आघूर्ण हो, ऐसे अणु को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्लियर? तो नोट कर लें, लिखे ऐसा अणु, ऐसा अणु जिनके धन आवेश और ऋण आवेश, ऐसा अणु जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो और आकार सममित न हो,
और आकार सममित न हो, परंतु परंतु द्विध्रुव आघूर्ण हो। द्विध्रुव आघूर्ण हो, ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। ध्रुवीय अणु कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, प्रत्येक ध्रुवीय अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक ध्रुवीय अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। हो गया? जैसे में लिखना HCl, H2O, NH3 आदि। हो गया? हो गया जी। तो देखिए, दो प्रकार का अणु हमने पढ़ा, अध्रुवी और ध्रुवी। अध्रुवी कहता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र, चाहे धन ऋण के द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे? संपाती होंगे, आकार सममित होगा, परंतु उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ऐसे अणु को हम अध्रुवी अणु। लेकिन जब बात ध्रुवी की आएगी तो हम कहेंगे ऐसा अणु जिसके द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो, आकार सममित न हो, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण हो। ठीक है? ऐसे अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर कोई पदार्थ केवल ध्रुवीय अणु से बना हो, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ। और कोई पदार्थ अगर अध्रुवीय अणु से बना है तो उसको क्या कहेंगे? अध्रुवीय पदार्थ। तो अब हम थोड़ा सा ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ की भी बात कर लें। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है और ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो प्रावैद्युत पदार्थ तो समझ में आ गया कि सर वो एक प्रकार का चालक होता है, लेकिन ध्रुवीय प्रावैद्युत क्या होता है? तो ऐसा प्रावैद्युत जिसके सभी अणु क्या हो? ध्रुवीय अणु हो। ऐसा प्रावैद्युत जिसके सभी अणु क्या हो? ध्रुवीय हो, उसे ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और ऐसा अणु जिसके सभी ऐसा पदार्थ जिसके सभी अणु अध्रुवीय हो, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ठीक है? अगर प्रश्न आ जाए कि ध्रुवीय पदार्थ क्या है, अध्रुवीय पदार्थ क्या है, तो वही चीज, जिस पदार्थ के सभी अणु ध्रुवीय हैं वो ध्रुवीय पदार्थ है, जिस पदार्थ के सभी अणु अध्रुवीय हैं वो अध्रुवीय पदार्थ है। भाई, प्रावैद्युत भी पदार्थ ही है ना, वो भी किससे बना होगा? अणु से ही बना होगा। अगर उसके सभी अणु ध्रुवीय हैं तो वो प्रावैद्युत ध्रुवीय प्रावैद्युत हो जाएगा। अगर सभी अणु अध्रुवीय हैं तो वो प्रावैद्युत अध्रुवीय प्रावैद्युत हो जाएगा। ठीक? लेकिन अगर प्रावैद्युत न पूछ के केवल पूछे ध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय पदार्थ, प्रावैद्युत न पूछे, तो उसमें भी यही लिखेंगे, जिस पदार्थ के सभी अणु ध्रुवीय ध्रुवीय प्रावैद्युत, जिस पदार्थ के सभी अणु अध्रुवीय वो अध्रुवीय पदार्थ। ठीक है? तो रह गई बात, पूछता क्या है आपसे। मान लीजिए पूछ दिया अध्रुवीय पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक? अध्रुवीय पदार्थ
किसे कहते हैं? तो अब क्या बोलोगे? ऐसा पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो? अध्रुवीय हो, उसे अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न बना दे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ऐसे बना दे, तो क्या लिखोगे? ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो, उसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ अलग से नहीं है। तो हम बात कर रहे थे अध्रुवीय पदार्थ क्या होता है, तो लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसके क्या सभी अणु कैसा हो? अध्रुवीय हो, सभी अणु अध्रुवीय हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। अब आप कहोगे सर कोनो एग्जाम्पल बता दीजिए अध्रुवीय पदार्थ का, ये तो कहोगे ना, तो तुमको पता है कहोगे। देखो अध्रुवीय अणु क्या है? H2। अध्रुवीय अणु क्या है? O2। अध्रुवीय अणु क्या है? N2। ये अणु है। अब इन्हीं की संख्या बढ़ा दी जाए, कई अणु मिला दिए जाए, तो क्या बनेगा? पदार्थ। समझ में आई बात? H2 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 कई ठो मिला दो, ठीक है, तो क्या बनाएगा? पदार्थ। तो उस पदार्थ के सभी अणु क्या होंगे? H2। और H2 कौन सा अणु है? अध्रुवीय। तो H2 H2 को जोड़ के जो पदार्थ बने हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय पदार्थ। समझ में आ गई बात? भाई अध्रुवीय है क्या? जिसके सभी अणु कैसा हो? अध्रुवीय हो। तो अध्रुवीय अणु यही है ना, तो इनसे जो पदार्थ बनेगा वो पदार्थ कौन सा होगा? अध्रुवीय पदार्थ होगा। ठीक है, अब अध्रुवीय अणु होता क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अध्रुवीय पदार्थ हो जाएगा। अच्छा, अगर अध्रुवीय पदार्थ को हम बाह्य क्षेत्र में रखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, बाह्य क्षेत्र में अध्रुवीय पदार्थ पर प्रभाव, या इसको और छोटा करते हैं, अध्रुवीय, एक मिनट थोड़ा सा इसको और क्लियर हो जाए तब समझ में आएगा। तो ये अध्रुवीय पदार्थ हो गया, इसके सभी अणु क्या होंगे? अध्रुवीय होंगे। अब देखो, मान लो हमारे पास ये एक अध्रुवीय पदार्थ है, ठीक है, और इसके सभी अणु अध्रुवीय हैं। अध्रुवीय का मतलब कि धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होने चाहिए, आकार सममित होना चाहिए और द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो इसके सभी अणु अध्रुवीय हैं। ठीक है, मतलब ये मान लो बड़ा वाला जो हम गोला बना रहे हैं वो धन आवेश का बना रहे हैं, इसी पर एक छोटा वाला गोला बना रहे हैं वो ऋण आवेश का, जबकि दोनों के आकार बराबर हैं। यहां पर अलग अलग दिखने के लिए हम बड़ा छोटा केवल बना रहे हैं, लेकिन आकार में दोनों क्या है? बराबर है। और इन दोनों का ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र है, जो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, सममित है, संपाती है। तो ये पूरा पदार्थ जो है इस प्रकार के अणु से क्या होगा? बना होगा, बना होगा ना। इसके सभी अणु ऐसे ही होंगे, धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र ऐसे संपाती होंगे। बड़ा वाला कौन सा है? धन आवेश, और छोटा वाला कौन सा है? ऋण आवेश, और दोनों के द्रव्यमान केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब देखो
इस तरह के कंडीशन में क्या इस परावैद्युत या इस पदार्थ का अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किस अणु से बना है? अध्रुवी अणु से बना है, और अध्रुवी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो जब अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है और अणु से ये पदार्थ बना है, तो पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब इसका P का है 0। P क्या है? 0। और यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है? नहीं है। इसका मतलब E भी क्या है? समझ में आ गई बात? जब E 0 तो P भी 0। समझ में आया? क्यों 0? क्योंकि इसके सभी अणु क्या हैं? अध्रुवी हैं, और अध्रुवी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो इन अणुओं से जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अगर हम इसी पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तब क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आएगा? क्या इसके अंदर से द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या होगा? उसके लिए देखिए, अध्रुवीय पदार्थ पर बाह्य क्षेत्र का प्रभाव। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि अध्रुवी पदार्थ पर या अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब ध्यान देना, इसी पदार्थ को अगर हम बाह्य क्षेत्र में रख दें, कहां रख दें? बाह्य क्षेत्र में रख दें। ये पदार्थ है, हमने इसको बाह्य क्षेत्र में रखा। बाह्य क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र, बाहर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है? उस विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, यानी यहां पर अब E0 नहीं है, E है। E नॉट 0 का मतलब होता है कि 0 नहीं है, उसका मान है वहां पर। ठीक है? जब बाह्य क्षेत्र में इसको रखेंगे ना, तो बाह्य क्षेत्र क्या करेगा वो समझिए। जो इसमें का धनावेश है, धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना, उस दिशा में क्या करेगा? बल लगा देगा। आपको पता है कि आवेश विद्युत क्षेत्र में अगर है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। अगर वो धन आवेश है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी। अगर वो ऋण आवेश है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है? क्योंकि इसमें दोनों है, धनावेश भी है और ऋण आवेश भी है। और जैसे इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना, तो इस पदार्थ के सभी अणु विद्युत क्षेत्र में होंगे। सभी अणु विद्युत क्षेत्र में होने का मतलब सभी अध्रुवी अणु विद्युत क्षेत्र में होंगे, और सभी अध्रुवी अणु जब विद्युत क्षेत्र में होंगे, इसका मतलब उनके धन आवेश और ऋण आवेश भी विद्युत क्षेत्र में होंगे। क्योंकि अणु किससे बना है? धन आवेश और ऋण आवेश से। तो जब पदार्थ विद्युत क्षेत्र में है तो उसका अणु विद्युत क्षेत्र में है, और जब अणु विद्युत क्षेत्र में है तो धन आवेश और ऋण आवेश भी विद्युत क्षेत्र में है। क्लियर? अब देखिए, यह विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? जो धन आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगाएगा। ठीक है? और ऋण आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, जिसके कारण ये ऋण आवेश और धन आवेश के बीच थोड़ा सा खिसकाव हो जाता है। जैसे दो सिक्का एक दूसरे के ऊपर रखे हो, ऊपर वाले को थोड़ा सा क्या किए? खिसका दिए। तो अब देखोगे दोनों के केंद्र के बीच क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी ना। तो ठीक वही हुआ, धन आवेश इधर खिसक गया और ये ऋण आवेश का केंद्र, दोनों के बीच दूरी आ गई। इसी तरह इसके जितने भी अणु हैं ना, वो सब इसी तरह हो जाएंगे। समझ में आया जी? और ये कब होगा? जब आप इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तब इसके सभी अणु ऐसे हो जाएंगे। ठीक है? दोनों के धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र के बीच दूरी आ जाएगी, और जब दूरी आई तो फिर ये सभी अणु द्विध्रुव की तरह काम करना
शुरू कर देंगे। और जब द्विध्रुव की तरह काम करेंगे तो इनका अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और जब द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो पूरे पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यानी अब द्विध्रुव आघूर्ण भी पदार्थ का जीरो नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर अध्रुवी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अध्रुवी पदार्थ के जितने भी अध्रुवी अणु हैं वो सब के सब द्विध्रुव की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और जब वो द्विध्रुव की तरह काम करेंगे तो उस अध्रुवी पदार्थ से अणु से जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ का अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब यह द्विध्रुव आघूर्ण कब तक रहेगा? जब तक बाह्य क्षेत्र रहेगा। जब तक ई रहेगा तब तक पी रहेगा। जब ई खत्म तब पी खत्म, क्योंकि ई के आने से पी आया है। यहां पर ई जीरो तो पी, यहां पर ई नॉट जीरो तो पी भी नॉट जीरो। समझ में आ गया? तो ये अध्रुवी पदार्थ पर बाह्य क्षेत्र का प्रभाव है। अगर प्रश्न आता है कि अध्रुवी पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, या प्रश्न आता है अध्रुवी पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप दिखाएंगे कि अध्रुवी पदार्थ कहां पर है? बिना क्षेत्र के है। तो ऐसे कंडीशन में उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जीरो है। परंतु जैसे हमने उसको बाह्य क्षेत्र में रखा, ऐसे कंडीशन में अध्रुवी अणु द्विध्रुव की तरह काम करने लगे। और क्यों काम करने लगे? क्योंकि उसके धन आवेश विद्युत क्षेत्र के दिशा में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में एक अल्प दूरी स्थापित हो जाती है और वो सभी अणु द्विध्रुव की तरह काम करने लगते हैं। तो उस पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? तो ये तो नोट कर लिए, अभी नहीं किए? चलिए नोट करिए। देखो अगला देखो, दूसरा जो पदार्थ है, ठीक है, अगला जो पदार्थ है वो है ध्रुवीय पदार्थ। क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो? ध्रुवीय होते हैं, उसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोई ध्रुवीय पदार्थ है ऐसे, और आप सभी को पता भी है कि सभी ध्रुवीय अणु द्विध्रुव की तरह होता है, क्योंकि उसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अगर ये ध्रुवीय पदार्थ है तो इनके जितने भी अणु होंगे वो सब ध्रुवीय होंगे। सबके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र के बीच क्या होगी? दूरी होगी। ठीक, देखो ये मान लो ये एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है ऐसे, और इनके बीच ये दूरी होगी। तो ये एक अणु हो गया, ये एक ध्रुवीय अणु हो गया, ये दोनों मिलाकर। ठीक, अच्छा, ध्रुवीय अणु अगर ये है और इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋण से ऐसे होगी। इस तरह से जितने भी इसके अंदर अणु होंगे, जितने भी अणु होंगे उन सब में ऐसा ही होगा, धन और ऋण आवेश के बीच दूरी होंगे ना। ठीक है, ऐसे ये ध्रुवीय अणु है, सबके सब द्विध्रुव की तरह हैं। ठीक है, सबका अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन पदार्थ के अंदर ये सब अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं। किस रूप से? इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। ठीक है,
इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं क्योंकि सभी अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। ये ध्रुवीय अणु पदार्थ के अंदर किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। और जब अनियमित रूप से जब व्यवस्थित होंगे तो इन सबका अपना कुल द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? 0। भाई जब नियम से नहीं रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा ना। अब गुरुजी पढ़ावे हियर कि हुआर ताका कि हुआर ताका कि हुआर देखा तो रिजल्ट क्या आई? तो उसी तरह से ये सभी देखिए द्विध्रुव हैं। ध्रुवीय अणु क्या होता है? द्विध्रुव अणु होता है एक तरह से। तो ये सब के सब अनियमित व्यवस्थित हैं। इसलिए इस अणु से जो पदार्थ बना है जिसे आप ध्रुवीय पदार्थ कहते हो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक एक अणु का अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण है लेकिन सब अनियमित रूप से हैं, इसलिए सबका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? 0 हो गया। और यहां पर कोई ई भी उपस्थित नहीं है, यानी ई 0 तो पी इसमें भी। देखिए उस अध्रुवीय अणु में और ध्रुवीय अणु में, अध्रुवीय अणु का कोई भी अणु द्विध्रुव की तरह नहीं होता है, इसलिए उससे बने पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। लेकिन इसमें हर अणु द्विध्रुव की तरह होता है लेकिन सभी अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, इसलिए इससे बने पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जा रहा है। क्लियर? अब ऐसे पदार्थ को, ठीक है, अब क्या करो? बाह्य क्षेत्र में रख दो। क्या करो? बाह्य क्षेत्र में, यानी यहां पहले से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। और ऐसे विद्युत क्षेत्र में जब आप इस ध्रुवीय पदार्थ को रखोगे ना तो सोचो क्या होगा? सोचो क्या हो सकता है? यह विद्युत क्षेत्र जो है ना इन सभी ध्रुवीय अणु पर बल लगाएगा और बल के कारण सभी अणु फटाफट एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। जितने भी अणु इधर उधर घूम रहे थे उस सब के सब क्या हो गए? एक दिशा में व्यवस्थित हो गए। सब फटाफट लो एक दिशा में आ गए। जैसे एकदम संस्कारी बच्चे हो गए ऐसे। खटाखट होता ना, स्कूल के फील्ड में खूब दौड़ो तो प्रिंसिपल आ गए, भागो क्लास सब लाइन में हो जाओ। कोई चीज है ये ई क्या है? उनका प्रिंसिपल है। जैसे ये आप इस पदार्थ को ई में रखोगे ना विद्युत क्षेत्र में, ये सब फटाफट एक दिशा में हो जाएंगे। और जब सब एक दिशा में हो जाएंगे ना तो इसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब P 0 नहीं होगा। और पहले क्या था? क्योंकि सब अनियमित व्यवस्थित थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र के उपस्थित हो जाने से सब एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हेडिंग इसको नोट करें, नोट करिए।